प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक टाइम टेबल में बनाया हूँ जो जिसमें आप 90 से 95% तक नंबर पा सकते हैं अगर इसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। ये गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप अगर इसको नियमतः पालन करें तो 90% से 95% कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये मैं क्यों बनाया हूँ, क्योंकि शिक्षक दिवस आज है। इस शिक्षक दिवस के पर्व पर मैं आज आप सबको एक टाइम टेबल समर्पित करने जा रहा हूँ, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। तो शिक्षक का एक कर्तव्य पूरा होगा कि आप अच्छे नंबर पाएंगे और शिक्षित होंगे और अच्छी सफलता पाने के लिए आप अच्छा परिश्रम करने के लिए अग्रसर होंगे तो हमको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए हम आज इस पे कुछ चर्चा करेंगे टाइम टेबल पे कि आप किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे और किस तरीके से इस पथ पे चलने का प्रयास करेंगे। कठिन तो है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे आज शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस के नाते आज हम ये टाइम टेबल आपको समर्पित कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि आपको मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे 90 से 95% लाएं और अपना परिवार का नाम रोशन करें। अब देखिए, इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सुबह उठेंगे 4 बजे, सुबह उठेंगे और 6 बजे तक आप क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। अगर आप सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैथ पढ़ते हैं तो आपका जो भी पढ़ा हुआ मैथ होगा और सॉल्व करेंगे वह आपको कंठस्थ होगा और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। फिर दूसरा आपका होता है मैथ सबसे टफ माना गया है, इसके बाद उससे हल्का साइंस माना गया है। इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप सारे सिस्टम को किया है। तो पहले आप मैथ करेंगे। मैथ का 4 से 6 AM तक है, 2 आवर में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के आप काम करेंगे। ऐसा नहीं कि लगातार 2 घंटे लगातार हो नहीं सकता। इसलिए आप किसी सवाल को हल करेंगे, फिर उस पर सोचेंगे, फिर आप बार बार ऐसे तरीके से दूसरे सवाल को बनाएंगे तो आपके 2 घंटा आपके लिए पर्याप्त है। अब दूसरा है साइंस। साइंस भी मैथ के बाद दूसरा सब्जेक्ट माना गया है जो कठिन माना गया है। इसको आप अब बीच में आप देख रहे हैं 2 घंटे का रेस्ट हमने दिया है, 6 to 8। अब 2 घंटे में आप अपनी नित्य क्रिया करेंगे और फ्रेश होंगे, नहाएंगे, सारे कार्य आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। आप इसके बाद नाश्ता भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि 8 से 10 2 आवर ये जो है आप साइंस पढ़ सकते हैं। इसमें आपको साइंस में आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एक ही सब्जेक्ट नहीं है उसमें। साइंस में 3 सब्जेक्ट है। इसमें आपको पहले फिजिक्स पढ़ना है 2 दिन आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 दिन आपको बायो पढ़ना है। हफ्ते वीकली आप बनाएंगे और संडे को आप रेस्ट करेंगे। ऐसा आप टाइम टेबल बनाएंगे। संडे को रेस्ट करने का तात्पर्य होगा जो पढ़ी हुई बातें हैं वो आप चिंतन करेंगे अपने मन से। अगर आप चाहेंगे एक अलग फेयर बनाएंगे, उस पर आप लिखेंगे। तो ये संडे आपके लिए रेस्ट के लिए है और पुरानी बातों को रिपीट करने के लिए है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप एक हफ्ते में जैसे 7 डेज होता है, एक दिन आपके लिए आराम के लिए होना चाहिए। जैसे कि नौकरी में लोग 6 दिन ड्यूटी जाते हैं, 1 दिन रेस्ट होता है, तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब अगला है इंग्लिश है। अंग्रेजी भी साइंस के बाद इंग्लिश भी माना गया है और इसको हमने 2 आवर इसको भी किया है क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट तक माने गए हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 1 घंटे का टाइमिंग दिए हुए हैं, 1 घंटे आप रेस्ट करेंगे। इसके बाद आप 11 से आप जो है 1 PM तक आप 2 आवर जो है इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में आपको ग्रामर सेक्शन भी है, प्रोज है, पोट्री है। तो आप वहाँ आप क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे और इसके बाद ट्रांसलेशन, एक्टिव और पैसिव जो भी आपका सिलेबस है उसको आप लर्न करेंगे। अब इसके बाद उससे हिंदी भी कम नहीं है, तो हिंदी को हमने 4 नंबर पे रखा है। और ये हिंदी को हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 घंटे का रेस्ट हमने दिया है। 2 और 3 4 मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में गैप है, यहाँ आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप 4 बजे से और 5:30 बजे तक 1.5 घंटे तक आप हिंदी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान है, उससे रोचक विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें आप राजनीति शास्त्र और इसके बाद भूगोल और इतिहास आप पढ़ेंगे। और यहाँ देख रहे हैं 7 से 9 ये शाम का समय है। शाम का समय जो होता है ये
थोड़ा सा आप देखते हैं कि इन दिनों गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा मन कम लगता है बच्चों को पढ़ने में, इसलिए हमने ये रोचक विषय यहाँ पे दिया है कि सामाजिक विज्ञान जो है ये आप 7 से 9 तक पढ़ेंगे। इसके बाद 7 to 9 तक पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है संस्कृत। कुछ बच्चे संस्कृत लिए रहते हैं, कुछ बच्चे कला लिए रहते हैं। यहाँ पे हम रात में इसलिए दिए हुए हैं कि 10 to 11 संस्कृत आप पढ़ेंगे, और भी श्लोक होता है या कोई अर्थ होता है उसका, श्लोक जो चैप्टर होता है, लेसन होता है, उसका अर्थ भी रहता है। इसके बाद आर्ट, रोचक विषय आर्ट भी है। कुछ बच्चे आर्ट लिए हैं, कुछ बच्चे संस्कृत लिए हैं। तो संस्कृत जो है वो रिलेटेड होता है हिंदी से, हिंदी में भी संस्कृत होता है, संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट भी है। तो आप रोचक विषय है, इसलिए हमने इसको रात के लिए रखा है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 PM हो गया। 11 PM के बाद आप रेस्ट करेंगे और फिर आप 4 बजे तक सोएंगे। और इसके बाद फिर 4 बजे आप 4 बजे 10 मिनट पहले ही आप उठेंगे, ताकि आप 4 बजे से पढ़ने बैठ पाएँ। इस प्रकार आपका एक टाइम टेबल है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। और कुछ मैं अपने सोच से आपके लिए एक मंत्र लाया हूँ, जीवन मंत्र जिसको बोलते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसको शेयर करेंगे, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आइए मैं आपके लिए इस शिक्षक दिवस पर एक जीवन मंत्र बताने जा रहा हूँ। अभी मैं जो जीवन मंत्र बताने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया हूँ, ये केवल लॉकडाउन के लिए है। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक एक टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे, और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो जाता है मैं एक अलग से टाइम टेबल आपके लिए बनाऊंगा, फिर आप उसको फॉलो करेंगे। और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप 90 से 95 नंबर तक जरूर लाएंगे। कोई रोक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कोई रोक पाए। इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं तो आइए जीवन मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सुनिए, अच्छा लगेगा, और उसको फॉलो करिए। कोई भी, जैसे हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, और गांव में भी, पड़ोस में भी, कहीं आसपास भी जाते हैं तो हमको अक्सर सुनने मिलता है कि हमारे दुश्मन हैं। लेकिन दुश्मन हमारा कोई नहीं है। जैसा कि मैं अपने जीवन मंत्र के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई शत्रु नहीं, बल्कि हमारा मन ही हमें पथभ्रष्ट करता है। मन ही हमको शंका पैदा करता है, मन ही भ्रम पैदा करता है। कुछ बच्चे मन में भ्रमित हो जाते हैं, पढ़ूंगा नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ूंगा इसको फॉलो करूंगा, पता चला कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा। भ्रम में न रहें, परिश्रम करें, और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ये पहले से प्रमाणित है, और जो लोग सफल हुए हैं वो परिश्रम किए हैं। तो पहली बात। और दूसरी बात है, 3 चीज आप विशेष ध्यान देंगे। एक प्रकृति है, एक समय है, और एक धैर्य है। अगर आप प्रकृति के साथ चल रहे हैं और आप धैर्यवान हैं और समय का पालन कर रहे हैं, तो कोई दुनिया की ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसको आप दूर न कर सकें। आप हर दर्द की दवा 3 ही है, प्रकृति और समय और धैर्य। अगर प्रकृति के साथ आप चल रहे हैं तो सारा दर्द की दवा प्रकृति में है, और समय के अनुसार चल रहे हैं तो समय के अनुसार आप दवा लेंगे, आपको आराम होना ही होना है। और धैर्य तो एक सबसे मजबूत दवा है। अगर धैर्यवान आप नहीं हैं तो सफलता आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन में आप घबरा जाएंगे और आप धैर्य आपका टूट जाएगा। जैसे ही धैर्य आपका टूट जाएगा तो समझ जाइए आपका सपना भी 90 से 95 का टूट रहा है। इसलिए सपने को अगर सजोना है तो आपको 90 से 95 अगर पाना है तो आप जो है इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, और लॉकडाउन तक। और लॉकडाउन के बाद हम दूसरा टाइम टेबल आपके लिए बनाएंगे। अब 2 चीज़ें आपको मालूम हो गई। एक मालूम हुआ दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, हम हैं, हमारा मन है। और दूसरी बात है कि आपको प्रकृति और समय और धैर्य 3 चीज़ें हैं जो हर मर्ज की दवा है, और हर दर्द इससे दूर हो जाता है। और अब आपकी तीसरी बात है, खुशी केवल उन्हें मिलती है जो दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। तो अगर आप खुशी चाहते हैं तो आप एक दूसरे को खुश करने के लिए कार्य करें। तो पहली खुशी आप किसको देंगे ये आप सोचिए, क्योंकि जब 10th का रिजल्ट निकलेगा तो आपके माता पिता और गुरु, ये 2 ही सबसे पहले खुश होते हैं। तो पहला खुश करने का तरीका जो है, अगर आप माता पिता को खुश करते हैं तो आप जरूर खुश होंगे, ये मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। और अगली बात है, जो चौथी बात है, महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच बोलते हो, अगर कोई बात सच आप बोलते हो तो सच कभी याद नहीं किया जाता, झूठ सदैव याद किया जाता है। अगर कोई बात आप झूठ बोलोगे तो उसको आपको
हर टाइम याद करना होगा। और झूठ कभी सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए झूठ बोलना आप बंद करेंगे और सत्य मार्ग पे चलेंगे। अगर आपको जो नहीं आता है उसको आप सच्चाई के साथ बताएंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है वो आप गुरु और माता पिता के साथ शेयर करेंगे। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 90 और 95% लाने में कोई रोक नहीं सकता। ये अगला है डर के जीना। कुछ लोग डर के जीते हैं। अगर डर के आप जीते हैं तो समझ लीजिए आप आधा जीवन जीते हैं। इसलिए आपको डर के जीने की ज़रूरत नहीं है, खुल के जीना सीखिए। अगर आप खुल के जीना सीख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरा जीवन का आनंद ले रहे हैं। कुछ बच्चे परीक्षा के डर से जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, कुछ टीचर के डर से, कुछ कम परसेंट के डर से। तो ये सारी बातें जो है ये आपको आधा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आपको पूरा जीवन जीना है तो आप खुल के परिश्रम करिए, प्रकृति और समय और धैर्य को अपना लीजिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता और आपका सफल जीवन होगा। अगला है देवता। हमको अक्सर लोग बताते हैं, गुमराह करते हैं कि देवता हमारे आसपास हैं, लेकिन हम परिश्रम को देवता मानते हैं, क्योंकि परिश्रम एक ऐसा अस्त्र है जिससे सारी मंजिलें पाई जा सकती हैं। तो परिश्रम हमारा देवता है जो हमें अमूल्य वरदानों से संपन्न बनाता है, और परिश्रम ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। तो ये विनोबा भावे जी ने कहा है, और ऐसा सत्य भी है कि जो भी आपको पाना है वो आप परिश्रम से पा सकते हैं, और कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। जैसा कि हम अपने ग्रंथों में भी देखे हैं कि तपस्या करके अर्जुन भी अस्त्र पाए हैं, राम भी, तमाम में से रावण भी। तो ये सब परिश्रम किए हैं तो इनको आशीर्वाद मिला हुआ है। तो परिश्रम ही आशीर्वाद के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अगर आप अच्छा परिश्रम करेंगे तो आपके परिश्रम से सफलता आपके पास आएगी और आप अच्छा बन पाएंगे। और नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि इस दुनिया को बदलने का सबसे मजबूत और प्रभावी हथियार जो है वो शिक्षा है। तो शिक्षा को अपनाएं और अपना भविष्य बनाएं, ऐसा विनोबा भावे जी का कहना था। तो विनोबा भावे जी जो है, नेल्सन मंडेला भी इसी विचारों से अपनी बात को प्रूव किए हुए हैं। अब अगला है ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। इन्होंने अपने विचार को जीवन मंत्र में साझा किया है, और इनका विचार है कि अगर फूल चुनकर एकत्र करने के लिए अगर आपको ठहरना पड़े तो आप वो कार्य मत करिए। आप करिए क्या कार्य करिए, आगे बढ़ो और अपने पथ पर निरंतर ऐसा चलो कि फूल जो है आपके पथ पर खिलते रहे। तो आप कहेंगे फूल वास्तव में फूल आए, नहीं, वह फूल ऐसा हो जिससे आपको खुशी प्राप्त हो। ये नहीं कि फूल तोड़ करके अपने पैरों के नीचे आप डालें, ऐसा नहीं है। उसका उनके कवि का जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, उनका कहना है, लेखक हैं, कवि हैं, सब कुछ हैं, विद्वान भी हैं, उनका कहना है कि अगर आपको कुछ कार्य करना है तो आप ऐसे कार्य करिए कि वो फूल की तरह खिलते रहें और आप जो है उस फूल की सुगंध को लेते रहें। फूल से तात्पर्य है सफलता से। अगर आप सफल हो जाते हैं तो सुगंध अपने आप आपको मिलती रहेगी, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो आप फूल भी अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। सुख और दुख जो है वो एक प्रकार की अनुभूति है। अगर आपको कोई सफलता मिल जाती है तो आप सुखी हो जाते हैं, लेकिन वही अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको दुख प्राप्त हो जाता है। तो दुख और सुख कुछ है नहीं, ये केवल फीलिंग है, और फीलिंग को दूर करने के लिए परिश्रम ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे उसको दूर किया जा सकता है, और परिश्रम से ही शिक्षा को पाया जा सकता है, और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हर मर्ज की दवा मिल जाती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक बार चाहूँगा कि आप सब इसको अपने बुक पे जरूर लिखेंगे और लिख करके इसको फॉलो करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें आपका सिलेबस जो कम हुआ है वो आपका मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का और समाज विज्ञान का जो कम हुआ है उसका वीडियो हम लेके आएंगे। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद।